खुशहाल भवन। इतनी भरी दोपहरी में जब मैं यहाँ आई थी तो मन में उत्साह था। यही सोचकर आई थी कि सबसे मिलकर दिल खुश हो जाएगा। यहाँ के प्रबंध के बारे में तारीफ सुनी है। बताया गया था कि जैसा कमेटी के भवन का नाम रखा गया है वैसे ही यहाँ का प्रबंध है। यह नाम इस नाम को सार्थक करता है। नीलिमा की बस खुशहाल भवन के बिल्कुल सामने रुकी। नीलिमा ने अपना बैग, जिसमें उसने कॉपी, कलम, कैमरा वह छोटा सा टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था, अपने साथ लिया। नीलिमा ने स्वयं यहाँ आने का निर्णय लिया था, वरना उसके बॉस ने तो किसी और का नाम यहाँ आने के लिए तय किया था। नीलिमा को यहाँ आते ही जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत चरितार्थ होती नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, कई बार ऐसा भी होता है जो आपको नजर आ रहा है वह सही नहीं होता, असलियत कुछ और ही होती है। भगवान करे यहाँ भी कुछ ऐसा ही मिले। सामने ही प्रबंधक का कमरा दिखाई दिया। तय किया कि चलकर उनसे बात करती हूँ, मन का सारा डर जाता रहेगा। कमरे के दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ था। शायद उसको इसीलिए बैठाया गया था कि जिससे कि प्रबंधक से मिलने आने वालों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पर वह महाशय तो गहरी नींद में सो रहे थे। नीलिमा के बार बार बोलने पर, प्लीज़ भैया उठिए, साहब से बात करवा दीजिए, पर वह तो गहरी नींद में था। नीलिमा के बार बार जगाने पर भी नहीं जागा। सामने से भवन का दूसरा कर्मचारी आ रहा था। उसने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा तो महाशय जी नींद से जागे। तब नीलिमा ने बोला कि वह दैनिक भरोसा न्यूज़पेपर की तरफ से आई है, साहब से मिलना है। उसने उसको बाहर बैठने के लिए बोला और अंदर चला गया। नीलिमा वहीं बेंच पर बैठ गई। बैठे बैठे सोच रही थी, समय का खेल है। जब आप माता पिता का पद पाते हैं तो अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं, पर उस समय भूल जाते हैं कि ये बच्चे जिन्हें हम शुरू से बोलना सिखाते हैं, फिर चलना, फिर दौड़ना सिखाते हैं ताकि वह किसी से पीछे ना रह जाए, पर वह दौड़ते दौड़ते भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमें दौड़ना सिखाया था उनको तो वह बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इसी समय लड़के की आवाज़ आई, मेम साहब जी, आप सामने वाले कमरे में जाइए, वहाँ मैत्री साहब बैठे हैं, उनसे जाकर मिल लीजिए। नीलिमा का मन तो था कि यहीं से वापस चली जाऊं, पर यह सोचकर रह गई, सामने वाले के दिल में काम के प्रति निष्ठा नहीं है तो क्या, मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वरना इनमें और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा। अपने काम के प्रति लगाव रखते हुए नीलिमा ने मैत्री साहब के कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ाए। मैत्री साहब के कमरे के आगे कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दिया। नीलिमा के पहुंचते ही उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका नाम व मोबाइल नंबर क्या है? साहब से क्या काम है? यहाँ का पता किसने दिया आपको? आपके कोई रिश्तेदार या जानकार लोग यहाँ रह रहे हैं क्या? नीलिमा ने अपने ऊपर काबू रखते हुए उसने जो रजिस्टर दिया था उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर व आने का मकसद लिख दिया और उसको रजिस्टर पकड़ा दिया। रजिस्टर हाथ में लेते हुए दूसरे हाथ से उस लड़के ने मैत्री साहब के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। मन ही मन उसको उस लड़के पर इतनी सारी औपचारिकताएं पूरी करवाने के लिए क्रोध आ रहा था, पर सच तो यही है कि वह बेचारा इसी काम का ही तो वेतन पा रहा है। ऐसा करना उसकी मजबूरी है। दरवाज़ा खुलते ही एक छोटा सा कमरा नजर आया। वहाँ एक लड़की कंप्यूटर पर काम करती नजर आई। उसने इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मैंने कमरे में प्रवेश किया तो सामने बड़ी कुर्सी पर मैत्री साहब बैठे नजर आए। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और बैठने को कहा। उनकी इजाज़त मिलने पर मैं सामने की कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने मुझसे मेरे काम के बारे में जाना और किस उद्देश्य से मैं यहाँ आई हूँ मैंने संक्षिप्त में उनको समझा दिया। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, वरना आप जानती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे उनके व्यवहार पर हैरानी हुई, साथ ही अपने आप पर क्रोध भी आ रहा था। क्यों आई? सोच कर तो यही आई थी कि अपने अखबार में इस व्यवस्था के बारे में लिखूंगी, जिससे जनता को यहाँ के बारे में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। पर मैत्री साहब के व्यवहार से मन खिन्न हो गया। उनको प्रत्युत्तर में ठीक है कहकर
कुर्सी से उठ गई। कमरे के बाहर एक बच्चा खड़ा हुआ था। मुझसे बोला, चलो दीदी मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। मैंने उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ काम कर रहे हो? कहाँ से आए हो? यही जगह मिली थी क्या तुमको काम करने की? कहीं और जगह नहीं मिली थी क्या? तुम्हारे मम्मी पापा ने इतनी छोटी उम्र में तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? वह मेरी तरफ एक टकटकी लगाकर ध्यान से देखने लगा। उसको इस तरह से देखते हुए मुझे लगा कि मैंने इतने प्रश्नों की झड़ी उस बेचारे पर क्यों लगा दी। शायद जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझसे हर कोई इसी तरह से सवाल जवाब कर रहा था। जाने अनजाने में अपनी सारी हुड़क उस बच्चे पर निकाल दी। मैंने उसको सॉरी बोला पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझसे बोला, आपने पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ? मैं तो सड़क से आया हूँ। काम करते हुए 1 वर्ष हो गया। मैंने हैरानी से पूछा, सड़क से? वह हंसता हुआ बोला, सच दीदी, मैं सड़क से आया हूँ। मैं सड़क पर ही पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। मैं भिखारी था। एक दिन मैत्री साहब से सामना हो गया। उन्होंने भीख तो नहीं दी बल्कि गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर बैठने को बोला और मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, दादी दादा, चाचा चाची कोई नहीं थे, पर यहाँ मुझे भरा पूरा परिवार मिल गया। मुझे अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। बाकी लोग खुश हैं या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वह सारे रिश्ते छोड़कर यहाँ आए हैं और मुझे सारे रिश्ते यहाँ आकर मिले हैं। वह मुझे कमरा नंबर 1 के आगे छोड़कर दीदी नमस्ते कहकर चला गया। यहाँ आने के बाद मुझे इस बच्चे का ही व्यवहार नॉर्मल लगा। मैंने कमरा नंबर 1 का दरवाज़ा हल्के से हिलाया जो अंदर से बंद नहीं था। थोड़ी सी चर की आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा खुलने के साथ आवाज़ आई, कौन है? अंदर चले आओ। थोड़ा सहमी पर ईश्वर का नाम लेते हुए अंदर कदम रखा। वहाँ पति पत्नी को बैठे हुए पाया। ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 60-65 वर्ष के आसपास के होंगे। दोनों स्वस्थ भी दिखाई दे रहे थे। मैं थोड़ी हैरान हुई, ऐसी क्या बात रही होगी जिसकी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा। मैंने अंकल आंटी को नमस्ते की। आंटी ने बैठने को कहा। शायद उनको मेरे चेहरे से लगा जो मैं देख रही हूँ वह अनपेक्षित सा है। आंटी ने ही बात शुरू की, बोली, कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारी यहाँ नौकरी लग गई है? मैंने नहीं में गर्दन हिलाई। कहा, आप लोगों से मिलने आई हूँ। इतनी देर से जो अंकल चुप बैठे थे बोले, बेटा हमसे मिलकर क्या करोगी? हम तो ना घर के रहे ना घाट के। अंकल के दिलचस्पी लेने पर मुझे उन लोगों से बात करने में आसानी हो गई। मैंने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए? उनका जवाब सुनकर मैं सकते में आ गई। हमने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। उसकी पढ़ाई के लिए मकान गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था, पर हालात बदल गए। बेटा वापस नहीं आया, वहीं शादी कर ली। जब उसने उससे लोन चुकाने के बाबत बात की तो उसने बोला कि मकान बेचकर चुकता कर दो। ऐसे में क्या करते, मजबूरी में आना पड़ा। पेंशन इतनी नहीं है कि किराए के मकान में रह सके। हम दोनों में से कोई एक पहले चला गया तो यह खुशहाल भवन वाले दूसरे को संभाल लेंगे। जब अपने पराये हो जाते हैं तो दूसरों के भरोसे जिंदगी जीनी पड़ती है। मैं उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जानकर चुप रही। यहाँ के इंतजाम के बारे में पूछा तो पता चला कि लोग हमसे जितना रुपया लेते हैं उससे आधा भी हम पर खर्च नहीं करते हैं। हम सबके पैसों से यह लोग मजे कर रहे हैं। उनसे विदा लेकर 1-2 कमरे आगे निकली तो मुझे कमरा नंबर 5 का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दिया। मैं सीधे कमरे में आ गई। यहाँ जो देखा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक बुजुर्ग अकेले बैठे थे। उनके पास कोई नहीं था। मेरे पैरों की आहट शायद उनको सुनाई नहीं दी। मैं उनके सामने बैठ गई तो भी उनमें कोई हलचल नहीं हुई। मैंने देखा वह लगातार सामने की दीवार की तरफ देख रहे थे। उनके बाल व दाढ़ी बढ़ी हुई थी। हाथों के नाखून भी बढ़े हुए थे जो गोलाकार आकार में हो गए थे। कपड़ों को देखकर लगता था काफी समय से शायद बदले नहीं गए थे। उनमें से अजीब सी गंध आ रही थी। सामने प्लेट में बासी खाना रखा हुआ था।
कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक एक युवा आया। परिचय होने पर पता लगा इन बुजुर्ग के दोस्त का बेटा है। उसने बताया कि यह जो बुजुर्ग हैं बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। उनके बेटे बेटियां सभी सुखी पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं और सब अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि पापा को संभालने की फुर्सत नहीं है, या ये कहिए कि घर पर इनको रखकर वह अपनी ज़िंदगी की खुशियों में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। उनके स्वयं की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ जमा होता है। इसके अतिरिक्त उनकी देख रेख के लिए एक लड़के का भी इंतजाम उनके परिवार की तरफ से किया गया है, पर यह सब कागजों में है। असलियत में वह लड़का 10-15 दिन में आकर कपड़े बदल जाता है। इनकी पेंशन के से यह लोग बड़े मजे कर रहे हैं, सारा रुपया एडवांस में लेते हैं। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। यह संस्था सिर्फ मजबूर लोगों से रुपया कमाने के लिए खुली हुई है। यहाँ अधिकतर संपन्न लोग हैं, उनके बच्चों के पास रुपया है पर माता पिता के लिए समय नहीं है। आधे से ज़्यादा इनके बच्चे विदेश में रहते हैं। मैं सोचकर यहाँ आई थी, क्या देखने को मिला। बच्चे तो गए गुजरे हैं ही, पर यह संस्था जिस मकसद को लेकर खोली गई है उस उद्देश्य को पूरा करने के बजाय इस संस्था के कर्मचारियों की ऐशो आराम की पूर्ति का स्थान है। सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। सामाजिक कल्याण का दावा भरने वाले यह सफ़ेद पोश लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। कुछ और कमरों में गई पर निराशा ही हाथ लगी। सभी कमरों में रहने वाले बुजुर्ग यहाँ की व्यवस्था से नाखुश थे। उनके घर के दरवाजे उनके लिए बंद थे। यहाँ रहना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। मैं बाहर का रास्ता पकड़ ही रही थी कि आखिरी कमरे में से आवाज़ आ रही थी। नहीं चाहते हुए भी कदम उस तरफ मुड़ गए। अंदर जाकर जो देखा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। इस संस्था का कर्मचारी उस कमरे में रह रहे बुजुर्ग को बुरी तरह से पीट रहा था। उसकी गलती थी, उसने कपड़े गंदे कर दिए थे। वह अपनी याददाश्त खो चुके थे। उनके घर से उनकी देखभाल के लिए पूरा रुपया यहाँ जमा होता है, पर यह संस्था अपनी जेब भरती जाएगी। बच्चे समय अभाव के प्रति आदर की भावना का ना होना, आज का वातावरण, भाग दौड़ भरी जिंदगी, बच्चों का संस्कार विहीन होना, आप कुछ भी कहिए, वृद्धाश्रम इन्हीं की देन है। वृद्धाश्रम की आड़ लेकर लोगों को कमाने का अच्छा खासा जरिया मिल गया है। मैं उस कमरे के बाहर लगी तख्ती को पढ़कर अवाक रह गई। उस पर लिखा हुआ था, रिटायर्ड आईएएस मिस्टर सहानी। मैं हैरान, लाचार, बेबस बाहर बेंच पर आकर बैठ गई। मन खराब हो गया। अपने को कोस रही थी, यहाँ क्यों आई। सच लिखती हूँ तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, झूठ लिखती हूँ तो आत्मा पर बोझ रहेगा। बस यही सब सोचते हुए नीलिमा बस में बैठ गई।